और जो लोग पेज बुक से बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा की बुक से पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर 127 127 निकाल लें। पेज नंबर, उसमें पहले सोबोरिक डर्मेटाइटिस पढ़ेंगे अपन, और उसके जो डायग्राम है सोबोरिक डर्मेटाइटिस के वो भेज चुके हैं, और उसी को आप देखें किस तरह से वो डायग्राम में दिखा रहा है रेड कलर। और पेज नंबर 127 जिसमें कि सर गुड मॉर्निंग। लाल कलर से दिख रहा है उसके फेस पे। और हाँ, गुड मॉर्निंग। फेस में लाल कलर दिखाई दे रहा है, वो सोबोरिक डर्मेटाइटिस ही है। डर्मेटाइटिस यानी डर्मा का या स्किन का इन्फ्लामेशन कहलाता है, और सोबोरिया के कारण होता है। सोबोरिया अपन ने बता चुके पहले भी कि सीवेसियस ग्लैंड जो है, सीवेसियस ग्लैंड का जो सीक्रेशन रहता है कारण ज्यादा हो जाता है, इसी को अपन हिंदी में कहते हैं तेलीय ग्रंथि। एक होती है श्वेत ग्रंथि जिसको स्वेट ग्लैंड कहते हैं, जो कि पसीना निकालने का काम करती है, और दूसरी रहती है सीवेसियस ग्लैंड जो कि ऑयल या तेल या सीबम को निकालने का काम करती है। तो ये सीबम जो है वो ज्यादा मात्रा में निकले या उसके साथ स्किन का इन्फेक्शन भी शामिल हो जाए तो वो सोबोरिया कहलाता है। और ये यंग एज की बीमारी है, यानी कि पेज नंबर है 127 धीरज जी। यानी कि लगभग 25 साल से लेके तो 45 साल तक की जो बीमारी के अंतर्गत आती है सोबोरिक डर्मेटाइटिस और यंग एज की बीमारी, क्योंकि इस समय ऑयल का सिक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तेल का सिक्रेशन, और वो उसके साथ इन्फेक्शन अगर जुड़ जाए तो वो इन्फेक्शन मिलके और सोबोरिक डर्मेटाइटिस नामक बीमारी पैदा करती है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोस्टीरियर ईयर, पोस्टीरियर ईयर यानी कान के पीछे, और फ्लेक्सर सरफेस को इफेक्ट करता है। ये जो सामने वाली सरफेस है ये फ्लेक्सर सरफेस कहलाती है, हाथ के सामने वाली सरफेस, और पीछे वाली एक्सटेंसर सरफेस कहलाती है। फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एक्चुअली जो हाथ का मूवमेंट या शोल्डर का जो मूवमेंट है उसमें फ्लेक्शन यानी सामने हाथ ले जाना और एक्सटेंशन यानी पीछे हाथ ले जाना। जैसे कि लेफ्ट राइट करते समय करते हैं अपन, तो उसमें सामने हाथ ले जाना कहलाता फ्लेक्सर, इसलिए हाथ का जो सामने वाला पार्ट है वो फ्लेक्सर सरफेस कहलाता है, और पीछे जाना कहलाता है एक्सटेंशन, यानी कि जो हाथ का पिछला पार्ट है वो एक्सटेंसर सरफेस और ये सामने वाला फ्लेक्सर सरफेस। तो उसमें जो फ्लेक्सर सरफेस है सामने वाली उस पे इफेक्ट करता है, और किसी किसी को पीठ पे होता है और फेस पे, इतना जो है वो पार्ट इन्वॉल्व रहता है इसमें। साइन एंड सिम्टम देखते हैं। हेड स्कैल्प पर डेंड्रफ उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें डेंड्रफ का मतलब होता है डेड स्किन, और स्कैल्प में खोपड़ी में जो है वो मेल हो अथवा फीमेल हो उसको डेंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, यानी कि व्हाइट कलर की, जिसको रूसी भी कहते हैं। तो वो रूसी की प्रॉब्लम हो जाती है और उसका जो स्कैल्प है जगह जगह स्किन निकलने लगती है। सीवियर कंडीशन में रेड और स्क्रिटलिंग पैचेस या वुंड टाइप के बन जाते हैं। अपन ने जो ग्रुप में डायग्राम डलवाए हैं वो सीवियर कंडीशन का ही है, इसमें कि छोटे छोटे वुंड घाव जो है वो बन जाते हैं, और वो घाव जो है कभी फुंसी का रूप लेते हैं, कभी अल्सरेटिव रहते हैं, जैसा कि इसमें भी दिखाई दे रहा है चित्र में। तो वो घाव जो है वो अल्सरेटिव टाइप के, कॉलोनी टाइप की बन जाती है। और उसमें जो कलर देख रहे होंगे कि ऐसा रेड कलर जो, अच्छा लिप्स पे कोई लिपस्टिक नहीं लगी है उसके चित्र में, वो उसको डर्मेटाइटिस का इफेक्ट जो है वो दाढ़ी के बाद लिप्स में भी हो गया है, सोबोरिक डर्मेटाइटिस। दाढ़ी के बाल में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है वो, और दाढ़ी पे भी है और गाल पे भी है और लिप्स पे भी, ये सभी जगह जो है वो डर्मेटाइटिस है। पेचेस उत्पन्न हो जाते हैं। पेचेस यानी वही वुंड, वुंड ऑयली होते हैं, और अगर अपन वुंड को देखें और उसको इस तरह से करें तो छोटा सा थोड़ा सा
एक लेयर ऑयल की जो है वो पता लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उसको सोबोरिक डर्मेटाइटिस ही है, सोबोरिया ऑयली ग्रंथि उसका डर्मेटाइटिस है। सोबोरिक डर्मेटाइटिस और फ्लक्सर सरफेस मेनली ग्रोइन, ग्रोइन का मतलब होता है जो जेनाइटालिया वाला पार्ट है, नाभि के नीचे, अम्बलाइकस के नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है ग्रोइन पार्ट। यहाँ पे होती है चेस्ट यानी सीने का, अंडर आर्म, अंडर आर्म यानी कि एक्जिला में, ठीक है, अंडर आर्म, एक्जिला आदि में पाए जाते हैं। रेड फॉलिकुलर पिपल्स पाए जाते हैं, रेड कलर के रहते हैं। फॉलिकुलर यानी कि फॉलिकल्स निकले जिसमें, जैसे अपन मछली लाते हैं और मछली को उसके सल्क निकालते हैं, वो सल्क कहलाते हैं फॉलिकल्स। इसमें भी इस टाइप के छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, मजेदार रहते हैं। इसके जो है वो डल रहते हैं सोरिक के, और उसी टाइप के पैचेस भी दिखाई देते हैं। पैचेस यानी छोटे छोटे अल्सर या छोटे छोटे घाव, वो कहलाते हैं पैचेस। तरह की फुंसी है पर उसको अगर देख करके दिखाई देते हैं। पेशेंट को इसमें खुजली नहीं चलती और केवल जो है वो हल्का हल्का पेन होते रहता है, और लोग उसका जो है वो ठीक से अच्छे से दिखाई नहीं देता। किसी को इस तरह से हो जाए तो जो है वो ठीक नहीं लगता, इसी कारण लगती स्टार्ट। ऐसे पेशेंट का जो है वो केवल सीबीपी कराते हैं, ब्लड टेस्ट। तो सीबीपी कराने पे अपन वो डब्ल्यूबीसी और इयोसिनोफिल की मात्रा देखना पड़ता है। तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा इंडिकेट करती है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसके बॉडी में या ब्लड में है, और ये इयोसिनोफिल्स जो है वो एलर्जी को इंडिकेट करता है कि कोई एलर्जी है इसको, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि मान लो नॉर्मल ये इयोसिनोफिल्स है और थोड़े बहुत बड़े मिलेंगे क्योंकि इसमें ये एलर्जी डिसीज भी कहलाती है, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा 4000 से ऊपर 11000 की रेंज में मिलेगी, मतलब कि बाउंड्री पे मिलेगी, 10,000 11,000 इस तरह से मिलेगी। तो इसका मतलब डब्ल्यूबीसी जो है वो अगेंस्ट में काम कर रही है किसी भी इन्फेक्शन। इसमें ट्रीटमेंट के रूप में जो है वो अपन बता देते हैं, उसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी और एलोपैथी पहले पढ़ देते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। इसमें एक शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं कीटोकोनाजोल, जिसमें हो, उससे जो है वो स्कैल्प के, अगर स्कैल्प पे है सीवोरिक डर्मेटाइटिस, तो इस शैम्पू से हेयर को जो है वो वॉश कर सकते हैं। और पैचेस पे लैक्टोकैलामाइन लोशन अप्लाई किया जाता है, जो अपन ने खुजली में भी बताए थे। खुजली में भी स्केबीज की बीमारी जो थी उसमें भी लैक्टोकैलामाइन का जो लोशन रहता है वो अप्लाई करके पेशेंट को धूप में बिठाया जाता है खुजली के केस में। परंतु इसमें लैक्टोकैलामाइन अप्लाई तो करेंगे पर पेशेंट को धूप में नहीं बिठा ले, क्योंकि धूप में बिठाने से उसके रैशेस बढ़ जाएंगे। लोशन ये जो कायाविट एस है, जिसमें कोबावेस्टोल, प्रोपोनेट और सिलिसिलिक एसिड है, ये भी अप्लाई किया जाता है। ये जितनी भी मेडिसिन बताई जाती है उसमें कोई एक मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, सभी मेडिसिन एक साथ नहीं चलती। योगेंद्र जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। योगेंद्र काशी जी माइक ऑफ कर लीजिए। कर दिया हमने, यहाँ से करवा दी। इसके बाद ऑयल ऑइंटमेंट सैलिसिलिक एसिड लोकली अप्लाई किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड के कंटेंट वाले बहुत सारे ऑइंटमेंट जो है वो मार्केट में आते हैं, तो उसको पहचान कर छोटे बड़े ग्राम में 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, अधिकतम 50 ग्राम तक के आते हैं। और छोटे ऑइंटमेंट का इसलिए अपन इस्तेमाल करना चाहते हैं 15 ग्राम तक के, क्योंकि ये बीमारी लगभग उसके यूज होने तक जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सभी जो है वो पॉइजनस ऑइंटमेंट रहते हैं, तो किसी बच्चे के संपर्क में ना पड़े। दूसरी बात, विलेजेस में या
लेमैन में देखा गया है कि उसको कोई चोट लगे कुछ लगे तो वो कोई भी ऑइंटमेंट उठा के लगाने को देखता है। ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी कारण अपन ऑइंटमेंट के जो है वो कम मात्रा में यूज, जो 15 ग्राम 10 ग्राम वजन वाले रहते हैं उनका ही इस्तेमाल करके और पेशेंट को बोलते हैं कि इसको खत्म होने तक लगाएं। अननेसेसरी कोई मेडिसिन एक्सपायरी हो जाए और अपन पेशेंट क्या है बार बार डॉक्टर से संपर्क नहीं करता और उसको लगता है कि ये मेरे को बीमारी हुई थी, इसी तरह की बीमारी जो है वो मेरे दोस्त को है तो मैं ये ऑइंटमेंट दे देता हूँ। जबकि अपन देख रहे हैं कि स्किन में कितनी सारी बीमारी अलग अलग टाइप की होती हैं, तो सब में एक ही चीज नहीं चलती, कुछ एक जगह तो लाभ करती है और यदि मान लो साल 2 साल हो जाए एक्सपायरी हो जाए तो फिर वो नुकसान भी कर सकती। तो इसलिए अपन कम वजन वाले खत्म हो जाए तो दूसरी दोबारा दे सकते हैं उसको, तो इसलिए उसका ध्यान रखें। इसके बाद टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन, एक गोली सुबह शाम 500 mg की, और फ्लूकोनाइजोल अगर फंगल टाइप का इन्फेक्शन लगता है तो टैबलेट फ्लूकोनाइजोल। ये जो एंटीबायोटिक अगर आप दे रहे हैं तो फिर एंटी फंगल ना दें, एंटी फंगल दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक ना दें एक साथ। काफी अगर टैबलेट देंगे तो उसकी स्किन की डिसीज ठीक हो ना हो और उसको सिस्टमिक बीमारी प्रॉब्लम आने लगेगी, गैस्ट्राइटिस होने लगेगा, दस्त होने लगेंगे, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। हाइड्रोक्सीजाइन एक गोली सुबह शाम, ये भी 500 mg में आती। ग्लूकोजोल 200 mg में आती है अवेलेबल, और उसी की मात्रा को ग्लूकोजोल चूंकि ग्राम पॉजिटिव मेडिसिन है और काफी हायर है, इसी कारण इसकी 200 mg की मात्रा पर डे चलती है और ये इनकी 500 mg की सुबह शाम दे सकते हैं। इरिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीजाइन, डेक्सामेथासोन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये कार्टिकोस्टेरॉइड है, तो ये कार्टिकोस्टेरॉइड किसी भी स्किन डिसीज में ठीक करने के लिए मुफीद रहता है, इसी कारण डेक्सामेथासोन दी जाता, मगर उसकी लंबी समय तक उसको ना चलाएं। डेक्सामेथासोन 10 mg में अवेलेबल रहता है, 5 mg 10 mg, उससे ज्यादा मिलीग्राम में नहीं आता है। तो इसकी एक गोली एक पर डे या सुबह शाम दे सकते हैं 3 दिन, और फिर पर डे एक देके एक हफ्ते में इसको कोर्स को खत्म कर देते, ज्यादा डेक्सामेथासोन नहीं चलाते। अथवा प्रीडामिन 10 mg की गोली, इनमें से दोनों में से कोई भी एक दी जा सकती है। सोवोरिक डर्मेटाइटिस का अगर होम्योपैथिक कोर्स देखें कि किस तरह से है, सर कैन यू रिपीट दिस वंस अगेन। अच्छा, कुछ लोगों को शायद आवाज नहीं आई तो इसको ट्रीटमेंट को हम रिपीट कर दे रहे हैं, और जिनको आवाज नहीं आई तो वो उसको फिर से भी सुन सकते हैं। इसमें अगर स्कैल्प में सोवोरिक डर्मेटाइटिस हुआ है खोपड़ी में, तो शैम्पू केटोकोनाइजोल से उसको हेड वॉश कराते हैं। उसका शैम्पू से धोए, साबुन से, मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी या और किसी चीज से ना धो के शैम्पू लगाए वो जिसमें केटोकोनाइजोल हो, और सभी पैचेस में लैक्टाकेनामाइन लोशन का उपयोग किया जाता है। लैक्टोकेनामाइन जो इसके बीज के लिए भी अपन ने दिए थे, और बाकी लोशन जिसमें क्लोवेस्ट्रॉल, प्रोपिनेट और सैलिसिलिक एसिड रहता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑइंटमेंट भी सैलिसिलिक एसिड जो है वो उसका इस्तेमाल करके और ठीक किया जा सकता है। टैबलेट के अंतर्गत अगर अपन देखें, किसी का माइक खुला है, हम जरा म्यूट कर दें। टैबलेट के अंतर्गत देखें तो टैबलेट में एरिथ्रोमाइसिन 500 mg की या हाइड्रोक्सीजाइन 500 mg की, ये दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं गोली सुबह शाम, या फिर फ्लूकोनाइजोल अगर देते हैं तो 200 में हफ्ते में एक बार या 3 दिन में एक बार, वो मेडिसिन की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है फ्लूकोनाइजोल, है ना। वैसे फ्लूकोनाइजोल एंटी फंगल को जो वेजाइना में फीमेल में प्रॉब्लम होती है, कैंडिडियोसिस नामक एक डिसीज होती है जो कि हाइजीन मेंटेन ना कर पाने के कारण होती है बीमारी, तब उस पर फ्लूकोनाइजोल 200 चलती। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसको वेजाइना में बहुत ज्यादा वेल्वी कहते हैं, प्रूराइटिस वेल्वी, PRURI
TIS, वेल्वी VALVAE, प्रूराइटिस वेल्वी, ये जननांगों में खुजली होना, स्पेशली फीमेल जेनाइटिलिया, तो उसमें फ्लूकोनाइजोल चलती है 200 mg की वीकली, हफ्ते में एक बार। तो इसी प्रकार वो फंगल डिसीज है। इसमें अगर ऐसा लगता है कि सोबोरिया टाइप का फंगल भी है इसमें मिक्स, तब इसको दे सकते हैं। फिर सर एक बार और डेक्सामेथासोन, ये अपन ने बताया थे 10 mg 5 mg की। सर प्लीज एक बार रिपीट करेंगे इस फॉर्म को। हाँ, टेबलेट एरिथ्रोमाइसिन 500 mg की। हाँ, टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन 500 mg, एक गोली सुबह शाम एंटीबायोटिक के रूप में, और हाइड्रोक्सीजाइन एक गोली सुबह शाम। यदि एंटीबायोटिक देना है तो ये 2 से दे सकते हैं, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक। और फ्लूकोनाइजोल, ये एंटी फंगल है, इसकी डोज फ्लूकोनाइजोल FLUCONAZOLE, ये फ्लूकोनाइजोल उस समय दी जाती है जब महिलाओं में जेनाइटल ऑर्गन पे ईचिंग या खुजली की प्रॉब्लम होती है, हाइजीन ना मेंटेन कर पाने के कारण। यदि फीमेल साफ सफाई नहीं रखती, उसमें मंथली जो है वो सफाई, हेयर्स रिमूव एंड आसपास जो फॉर्निक्स कहलाते हैं, वेजाइना के आसपास फॉर्निक्स, कॉटन कई बार, या जो मेंसेस पैड रहते हैं उनके इन्फेक्शन के कारण एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं कैंडिडियोसिस। स्पेलिंग है CANDIDIOSIS, कैंडिडियोसिस। ये बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट को कैंडिड भी ऑइंटमेंट देते हैं या कैंडिड टैबलेट देते हैं। साथ में अगर मान लो सिर्फ खुजली की प्रॉब्लम है और उसको कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, केवल पेशेंट कंप्लेंट करती है कि उसको खुजली बहुत ज्यादा होती है, तो वो बीमारी कहलाती है प्रूराइटिस वेल्वी, PRURITIS, वेल्वी VALVAE, प्रूराइटिस वेल्वी। तब उसमें पेशेंट को ग्लूकोनाजोल वीकली दी जाती है 1 महीने तक, यानी केवल 4 टैबलेट। और जैसे पहले बताया थे अपन ने, इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है तो एक डिब्बी आती है, उसमें एक ही टैबलेट आती है। और अभी कुछ दिन पहले इसका जिक्र गया था, अब गोपाल सिंह जी बता रहे थे कि अब 2 आने लगी हैं। अगर 2 आने लगी तो अच्छी 2 डिब्बी ले सकते हैं टैबलेट, उसकी ज्यादा डोज नहीं चलाते, तो वो कहलाती प्रूराइटिस वेल्वी। अब ये दोनों ही केस में डेक्सामेथासोन या प्रीडेमनोसोल, ये 5 या 10 mg की दवाई देती हैं सुबह शाम। ये उस पेशेंट का इम्यून्स या मेडिसिन बनाने का काम करते हैं। 5 mg की प्रीडेमनोसोल दें या 10 mg की डेक्सामेथासोन। तो ये एंटीबायोटिक, एंटी फंगल का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अपन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कि सर ये ग्लूकोनाइजोल में अपन क्या दे सकते हैं। तो इसमें रेडनेस ज्यादा, ग्लूको नहीं, फ्लूको, FLU, फ्लूकोनाइजोल, FLUCONAZOLE। सर ये एंटी फंगल है कि एंटी बैक्टीरियल है? हाँ, ये एंटी फंगल है और इसके एंटी फंगल है, ये एंटी फंगल मेडिसिन। थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखते हैं अपन होम्योपैथी
होम्योपैथी ट्रीटमेंट के अंतर्गत इसमें चूंकि रेडनेस अगर दिखाई दे रही है तब बेलाडोना मेडिसिन दी जाती है। बेलाडोना 30 में सुबह दोपहर शाम उसकी 4-4 ग्लोबुल्स दिन भर में 3 बार लगभग 10 दिन या 12 दिन 10 दिन पहले देते हैं, क्योंकि उसके साथ चलती है रस्टॉक्स RHUSTUX रस्टॉक्स 30 में, और ये गोली चलती सुबह शाम ग्लोबुल्स। और इसके पहले जो बताया अपन ने बेलाडोना, अगर रेडनेस ज्यादा है तो बेलाडोना, और नहीं तो फिर डायरेक्ट रस्टॉक्स दे सकते हैं इसमें। और अर्टिकेरियोसिस, ये अर्टिका नाम से आती है, URTIKA, अर्टिका। अर्टिकेरिया एक बीमारी होती है, उसमें भी अपन देते हैं, मगर इसमें भी देते हैं अनुकुमारी। माइक म्यूट करो। अर्टिका, इसका पूरा नाम है अर्टिका यूरेंस, URTICA, अर्टिका URINACE, अर्टिका यूरेंस। ये इसमें दी जा सकती है। वैसे होम्योपैथी में 3 मेडिसिन हो गई, रस्टॉक्स, बेलाडोना और अर्टिका यूरेनेंस। अर्टिका यूरेनेंस, तो ये पेशेंट को अगर खुजली ज्यादा हो और वो कहे कि भाई बहुत दिन हो गए ठीक नहीं हो रही और रीचिंग भी होना शुरू हो गई पेन के साथ साथ, तब अर्टिका देते हैं। और अगर मान लो उसके अल्सर या जो छोटे छोटे फुंसियां हैं उनमें से वीपिंग है, थोड़ा छोटा पानी निकल रहा है, तो अब उसको अपन चिपचिपा पानी रहता है, स्टिकी पानी रहता है, तब उसको अपन रस्टॉक्स दे सकते हैं। और रेडनेस हो तो फिर बेलाडोना काम करती है। ये होम्योपैथी दवाइयां हैं, तो ये कई बार यूज जाती है। हाँ सही बोल रहे सैल मंसूरी, अगर मान लो परफ्यूम का एलर्जी है तब भी ये दवाई देते हैं। और ये परफ्यूम की एलर्जी से नहीं होती है, ये जो है वो एक सोबोरिया से होती है। स्टार्टिंग में अपन ने बताया ना, जो सीबम ग्लैंड रहते हैं, सीबेसियस ग्लैंड, उनके ओवर सीक्रेशन के कारण होती है। तो ये एलर्जिक बीमारी इसको नहीं कहते। नेक्स्ट एक और डायग्राम आया होगा, साइकोसिस बारबी। अब दूसरी बीमारी पढ़ते हैं अपन, साइकोसिस बारबी। ये स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया द्वारा दाढ़ी के बालों की जड़ों में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन है। इसे बारबेरस रैश भी कहा जाता है, और बारबेरस रैश भी कहा जाता है, या साइकोसिस बारबी। ये साइकोसिस बारबी का एक डायग्राम जो हमने भेजे हैं उसमें और ये सोबोरिक में ये डिफरेंस है कि कलर का अंतर होगा, एक रेड कलर का और एक काले कलर का। ये ब्लैक कलर का जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ये साइकोसिस बारबी कहलाती है। और इसको जो बारबी नाम दिया गया है वो बार्बर से, जो नाई भी बोलते हैं, तो उनको अपन बारबी कहते हैं, जो बाल काटने का या हेयर सलून का काम करते हैं। और कई बार लापरवाही बस जो लोग रेगुलरली दाढ़ी बनवाने का काम उन्हीं से करवाते हैं और अपने घर में यूज नहीं करते, तब वो जो है वो पता लगता है कि ऐसे व्यक्ति की जो दाढ़ी काटा है जिसको ऑलरेडी इस प्रकार की बीमारी थी और उसके बाद उसने ब्लेड चेंज कर दिया, जैसे कई लोग उसकी पुष्टि करते हैं कि उसने ब्लेड चेंज करके बनाया था। ठीक है साहब, तो ब्लेड होल्डर उसने क्या उबाल के फिर इसके बाद किया, तो बॉयल नहीं किया उसने, ना ही स्पिरिट से ये सैनिटाइज किया। तब ऐसी स्थिति में जो ब्लेड होल्डर में अगर कोई कीटाणु लगा है तब जाके वो अगर काटेगा। और अपन जानते हैं कि जब दाढ़ी बनाते हैं तो स्किन की पहली लेयर जो डेड स्किन रहती है वो भी साफ हो जाती है और चमकती हुई त्वचा जो दिखती है वो डेड स्किन निकलने के कारण बन जाती है बहुत ही बारीक। और कटना फटना आमतौर पे लगा रहता है शेविंग करते समय, और ऐसे कटे पार्ट में अगर ये तब
ऐसे में ये बीमारी होती है साइकोसिस बारबी, इसलिए इसको बार बार के नाम से दिया गया है इसका नाम। और ये बता दें कि ये बीमारी 1 या 2 बार नाई के यहाँ जा, अभी ये बाहर जैसे आदमी जाता है अपना जो खुद का गांव है या शहर है उसको छोड़ के कहीं मटेरियल नहीं ले गया है शेविंग करने का, तो वो वहां कटाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नहीं होता, ये तो उसी समय होता है जब रेगुलरली इस चीज की हैबिट हो, हर 2-3 दिन में वो वहीं कटा रहा है, तब कोई एकाध केस में ऐसा फंस जाता है कि उस बीमारी के कीटाणु आ जाते हैं। तो इसका कोई वारंटी नहीं रहती कि अब टर्न ऐसा आया या कब टर्न आया, वो तो एक बार भी जाने वाले को हो सकता है, पर रिपीटेड केस में इस प्रकार की प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको ऑलरेडी साइकोसिस की बीमारी थी, उसका स्टेफिलोकोकस का जो बैक्टीरिया है वो दाढ़ी के बालों की जड़ में पहुंच जाता है इन्फेक्शन, और इसमें फिर बार्बरिश रैश आने लगते हैं। और ये रैश हल्के से डल रेड रहते हैं पहले, और डल रेड के बाद फिर ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जैसे कि ग्रुप में जो डायग्राम आया है उसमें देख रहे होंगे कि ब्लैक सा पार्ट पड़ गया है। कॉजेस स्टेफिलोकोकस और प्रोपिनोलोबैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया है इसका मुख्य कारण है। इसका कॉज देखें, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, पहले भी बताया था ये दोनों अलग अलग कीटाणु रहते हैं। स्टेफिलो में PHYLO आता है और स्ट्रेप्टो में STRAPRO, तो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस ये दोनों अलग अलग हैं पर एक ही ग्रुप के हैं ये। और प्रीपियोनिबैक्टीरियम ये दूसरे टाइप का है, प्रीपियोनिबैक्टीरियम, ये दोनों ही मिलके साइकोसिस बारबी ये बीमारी को देते हैं, उत्पन्न करते हैं। और इसमें जैसे जिनके पास बुक है उसमें सुमोरिक, पहले अपन ने जो पढ़ा डर्मेटाइटिस को सीबम युक्त त्वचा शोथ या इसको रामकूपशोथ कहलाते हैं, रामकूपशोथ, राम कर लेने तो कुछ लोग इस बीमारी को फिर हिंदी में पूछते हैं। पिछले वाली बीमारी का भी हिंदी हमने गुप्ता जी को भेज दिए थे, तो उन्होंने जो है वो ग्रुप में डाल दिया हुआ। अब ऐसे पेशेंट के साइन और सिम्टम देखते हैं कि उसको लक्षण क्या आते हैं। तो ये जनरली अपर लिप अथवा दाढ़ी में उत्पन्न होने वाली बीमारी है। चित्र जो भेजे अपन ने उसमें दाढ़ी वाला पार्ट भेजे, और अदरवाइज इसका लिप वाला भी प्रॉब्लम कर देता है कई बार। इन सीवियरिटी या रेशेस होल दाढ़ी में शीघ्रता से फैल जाते हैं, और अगर केस को जो है वो ट्रीट नहीं किया गया या इसी की जो है वो सीवियरिटी ज्यादा हो गई तो पूरी दाढ़ी में और फेस पे ये कवर कर देता है, यहाँ दाढ़ी में, इधर गाल में, नोज पे, और की जड़ों के आसपास छोटे छोटे पेस्ट्यूल्स के साथ व्यापक लालपन का क्षेत्र बन जाता है। और जो दाढ़ी के बालों की जड़ रहती है, उन बालों की जड़ के पास जो है वो ये बैक्टीरिया या रेडनेस इस प्रकार से बन जाएगी पूरी की पूरी, और ये बीमारी जो है वो बनते जाएगी, वुंड का रूप ले लेगी, और उसके बाद ऐसा घाव जैसा बनने लगेगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं करता पेशेंट तो फिर वो घाव बनने लगता है। ये इसका मेन सिम्टम्स रहता है। इसमें पेशेंट जो है वो ज्यादातर खुजली की कंप्लेंट कब करता है, जब उसको रात होती है तो नाइट में ईओसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट में खुजली होने का जो कारण है वो हम बताते हैं पैथोलॉजिकली, कि रात को 8-9 बजे के बाद ईओसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ईओसिनोफिल्स जो है वो सनलाइट में कम होते हैं। और सनलाइट में अपन जानते हैं कि सुबह 6 बजे से लेके तो शाम 6 बजे तक सनलाइट होने के कारण जो है वो ईओसिनोफिल्स की मात्रा कम रहती है, परंतु जैसे ही सनलाइट चला जाता है तो ईओसिनोफिल्स बढ़ते हैं और पेशेंट को खुजली होने लगती है। इवन कुछ लोग देखे होंगे कि सोते समय 10 बजे 11 बजे अपने बहुत ज्यादा खुजली होती है, पीठ पे खुजली होगी, ये खुजली होगी तो वो ईओसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ने की वजह से होती है और कोई बीमारी नहीं रहती। और इस तरह से ये गुंड का रूप लेके और सीवियर हो जाती है बीमारी। अब देखते हैं ट्रीटमेंट।
तो ट्रीटमेंट में जो है वो एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेविनेट की एक गोली, इसमें ये हायर एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बालों की जड़ में होने की बीमारी है, जड़ में होने वाली। इसी कारण बाद में अगर स्कैल्प में चली गई तो बाल पूरे उसके झड़ भी सकते हैं। इसी कारण इसमें अमोक्सिसिलिन के साथ जो पोटेशियम क्लेविनेट 650 mg 625 mg की कॉम्बिनेशन आता है, जो किसी भी वुंड के लिए दिया जाता है। एब्सिस बनते हैं, घाव बनते हैं, ड्रेसिंग कर लेते हैं अपन, और उसके बाद सीरापेप्टिडेज के साथ जो पोटेशियम क्लेविनेट और एमॉक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन देते हैं, तो वो इसमें दिया जाता है क्योंकि बालों की जड़ में जो बना है और घाव बना है वो इसी से ठीक होता है। तो ये एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं। इसके साथ जैसे अपन ने बताया पेंटा, जिसको पेंटाप्रोजोल कहते हैं, तो पेंटाप्रोजोल देना पड़ता है ताकि पेशेंट को एसिडिटी या अल्सरेटिव प्रॉब्लम स्टोमक में ना हो, तो उसका भी प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। दूसरी, अगर मान लो ये नहीं दे रहे हैं तो एरिथ्रोमाइसिन टेबलेट एक गोली सुबह शाम, इनमें से कोई एक, दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक देते हैं। एरिथ्रोमाइसिन ERYTHROMYCIN लगभग सभी लोग। सर ये एरिथ्रोमाइसिन है या एजिथ्रोमाइसिन है? तो वो दवाई दे सकते हैं। हाँ सर ये एजिथ्रोमाइसिन है या एरिथ्रोमाइसिन है? एरिथ्रो, ERYTHRO। ओके सर, ओके सर। एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रो नहीं है। ERY, हाँ, THROMYCN एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट 500 mg की आती है, तो वैसे एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ये दोनों के डोज 1 a day है, एक दिन में एक ही देते हैं, परंतु कई बार जो है वो 2 भी दे सकते हैं 500 mg। छोटा बच्चे को इस टाइप के केस कम होते हैं, अगर छोटा बच्चा तो फिर उसको आधी टैबलेट दे सकते हैं या 250 mg की दे सकते हैं। ब्रांड नेम एल्थ्रोसिन है, हाँ, ब्रांड नेम इसका एल्थ्रोसिन नाम से आता है। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन अलग अलग इसमें कंटेंट रहते हैं। इसके बाद न्यूस्प्रिन, जो इसमें स्किन ऑइंटमेंट और पाउडर फॉर्म में दोनों आता है। न्यूस्प्रिन, तो न्यूस्प्रिन पाउडर फॉर्म में आ रहा है या ऑइंटमेंट फॉर्म में आ रहा है, दोनों में से देखते हैं अपन। और अगर इसमें घाव वगैरह भी बन गए तो फिर पाउडर ना लेके और दोनों में से एक कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं। ये दोनों दवाई नहीं देते एक साथ। एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेविनेट पर एरिथ्रोमाइसिन या एल्थ्रोसिन एक गोली सुबह शाम दी जाती है। ऑइंटमेंट में नियोमाइसिन, पॉलीमैक्सिन बी सल्फेट एंड बैक्ट्रासिन जिंक ऑइंटमेंट लोकल अप्लाई करते हैं, पर जिंक इसमें बैक्ट्रिसिन जिंक रहता है, तो जिंक जो है वो कई बार पेशेंट को घाव बढ़ाने का भी काम कर सकता है। सर तो इसी कारण वैसे तो ये बता दें हम सक्सेना जी की हमें जो है वो मेडिसिन बताने, ये एब्सिस बनते हैं, घाव बनते हैं, उसमें काम करता है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक में कॉम्बिनेशन में आता है सर। अब आजकल तो सब टाइफाइड, फीवर सभी में दे रहे हैं। नहीं, टाइफाइड फीवर सब में नहीं दे सकते इसको। जो घाव है, वुंड है, जहां पर बनते हैं उनमें पोटेशियम क्लेविनेट देते हैं। और वैसे हम बता रहे थे सक्सेना जी को कि हमारे को जो है वो केवल डिसीज के बारे में बताने को कहा गया है, ट्रीटमेंट के विषय में तो चर्चा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं। बाकी जो लोग सिम्स इंडिया, मिम्स इंडिया रखते हैं, या मेडिसिन की जो बुक आती है इसमें, और हैचिक्सन की आती है, रेडिसन की आती है, तो वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक का इस्तेमाल करें। हम एक बार और बता देते हैं, बुक का नाम है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन PM। इसको पूरा शॉर्ट फॉर्म है HUSH, हैचिक्सन और रेडिसन, ये आती है इंग्लिश में। और हिंदी वाली एक बुक हमने बताए थे तो वो अभी आ नहीं रही है, शांतिलाल शाह की, तो वो ले सकते हैं। सर
फिर सर इसके बाद जितना आपने ऑइंटमेंट पे बताया आते हैं अपन, practice न्यूज़प्रिंट, of- ऑइंटमेंट और पाउडर जैसे दो। हाँ, सर ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हिजिक्सन, मेडिसिन, हाँ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बाय हिजिक्सन। हिचिक्सन। हाँ, अच्छा हिजिक्सन, ओके सर, राइटर है इसके, ऑथर। हिजिक्सन। सर हिंदी में कौन सी बुक है? हाँ, हिचिक्सन और रेडिसन दोनों। हिंदी में शांतिलाल शाह की आती थी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हम खोजेंगे उसको, अगर मिल गई तो आप लोगों को जो है। हाँ सर एक बार आप मेरे को ये हिंदी वाली बुक का नाम बता दीजिए, क्योंकि मैं कई जगह पे आता हूँ जहाँ पे बुक्स रहती हैं, तो मैं वहाँ पे एक बार पता करता हूँ, वहाँ मिल जाएगी तो फिर मैं आपको बताता हूँ। सर मेडिको रिफ्रेशर के नाम से आती है ना सर? मेडिको शांतिलाल रिफ्रेशर शाह। हाँ हाँ, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए रहती है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। और हाँ, मोती मस्जिद के पास मिलती है, ये इब्राहिमपुरा कहलाता है, वहाँ सरस्वती प्रकाशन है, का अच्छा मार्केट है, और न्यू मार्केट में भी मिल जाती है, पर ये मोती मस्जिद के पास इस तरह का एक मिलती है सब। सर मैं इधर ये सरस्वती प्रकाशन की तरफ जाता हूँ, आप मुझे एक बार बताइए तो मैं उधर पता करता हूँ। आप लाइब्रेरी में पता कर लीजिएगा ना सर, आप जाके पता कर लीजिएगा, मिल जाएगा तो ले लीजिएगा। सर वो नाम, सर किताब का नाम बता दिए हिंदी वाली का, बताइए एक बार। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बता रहे हैं सर। नहीं वो तो सर इंग्लिश में बताया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बाय हिचिक्सन एंड रेडिसन। अरे हाँ, राइटर उसकी ये इंग्लिश में हो गई, और हिंदी में है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन शांतिलाल शाह। अच्छा सर, अच्छा सर। और एक काम करना, हाँ हाँ, एक काम करना, आप आज शाम की क्लास होगी, शाम को 5 से नहीं 7 बजे से 8 बजे तक डॉक्टर श्याम सुंदर लेंगे, तो वो श्याम सुंदर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट ही लेते हैं, तो उनसे आप राइटर का हिंदी पूछ लेना, तो उनको ज्यादा चंद्रमोहन जी माइक म्यूट कर लीजिए, चंद्रमोहन जी प्लीज माइक म्यूट करके रखिए आप। सर ये होम्योपैथी के बारे में आप बता रहे हैं। इसमें पहले एलोपैथी तो कर दें कंप्लीट, तो इसमें ये सल्फेनेट, नियोमाइसिन और पॉलीमॉक्सिन डी सल्फेट का उपयोग करने का अपन बता रहे थे, लोकल अप्लाई कर सकते हैं, अथवा अगर ये नहीं है तो जेंटामाइसिन जो ऑइंटमेंट आता है उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो जेल, एरिथ्रोमाइसिन का जेल आता है लोकल अप्लाई करने के लिए, तो जिसमें क्लैडिमाइसिन फॉस्फेट और साइकोसिस बर्बेरिस इससे खत्म हो जाता है। तो ये 4-5 ऑइंटमेंट जो अलग अलग अपन ने कंटेंट बताए, इसमें एरिथ्रोमाइसिन या कैल्डामाइसिन, ये चारों ऑइंटमेंट, चारों कंटेंट के जो ऑइंटमेंट रहते हैं उनमें से कोई भी एक जो है वो पेशेंट को अप्लाई करवाते हैं उस जगह पे, तो उसको मिलने रिलीफ होने के चांसेस रहते हैं कि भाई ये रिलीफ हो जाएगा। अब जो है वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसमें बताते हैं अपन, बाकी बुक्स में आप देख सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि शाम को 7 बजे से 8 बजे डॉक्टर श्याम सिंह की क्लास रहेगी, वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ाते हैं मालूम। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट देखते हैं अपन इसमें, और इसमें अगर पेशेंट को जो है वो ईचिंग वगैरह की अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें दिया जाता है इचिनेसिया, एक अपन ने इसके भी इसके समय भी बताए थे, ऐसा ये इचिनेसिया, ये मेडिसिन देते हैं 30 पोटेंसी में, सुबह शाम 4 स्पेलिंग क्या होगी? लगभग 1 हफ्ते तक इचिनेसिया चलाते हैं। इसके बाद EACHNICIA
NEASIA, इचेनेसिया 30 सुबह शाम देते हैं इसको गोली, 4 गोली दिन भर में 2 बार, लगभग 1 हफ्ता 15 दिन बढ़ाते जाते हैं फिर उसको। दूसरी मेडिसिन जो अल्सरेटिव घाव को ठीक करने वाली रहती है, अगर छोटे घाव भी दिख रहे हैं उसमें जड़ में, तब उसमें हीपरसल्फ देते हैं, केवल 30 की 1 डोज वीकली हीपरसल्फ। साइलिशिया 30, साइलिशिया तीसरी मेडिसिन, यदि मान लो कालापन रहता है उसमें, अगर जैसा चित्र में अपन ने भेजे कालापन है डार्क, तब उसमें अपन देते हैं साइलिशिया 30। और इसकी स्किन की जो बायोकेमिक अपन ने बताया, बायोकेमिक नाम आती है, वो स्किन डिसीज में दी जाती है बायोकेमिक 20। सर जी इसमें तो कोई भी दवाई देंगे? वीडियो ऑन किया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो। सर जी बायोकेमिक और होम्योपैथी साथ साथ चला सकते हैं? कुछ बोल रहे हैं योगेंद्र चौहान जी? जी सर मैं बोल रहा था बायोकेमिक। हाँ चला सकते हैं बायोकेम है। सर ये सेहुआ किस प्रकार का रोग होता है? साथ चला सकते हैं, अपनी अपनी जगह काम करते हैं। वही सेहुआ उसी को कहते हैं, सुगोरिया को। सुगोरिया जो है वो हाँ सुगोरिया को ही सेहुआ भी कहते हैं, सेहुआ बीमारी कहलाती वो। तो इस तरह से ये देते हैं। और बाकी इसमें जो ऑइंटमेंट है, इसमें ऑइंटमेंट जैसे अपन आगे पढ़ेंगे वार्ड्स के लिए जैसे देते हैं, थूजा ऑइंटमेंट आता है, कैलेंडुला ऑइंटमेंट आता है। तो इसमें मदर टिंचर कैलेंडुला का या ऑइंटमेंट दे सकते हैं, होम्योपैथी ऑइंटमेंट, जो उस पेशेंट को जो वो लगा सकता है। एक्नेलेरिस वो भी इसमें ऑइंटमेंट देते हैं, उसमें भी 3-4 मेडिसिन का जो है वो कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो होम्योपैथिक ऑइंटमेंट दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन ने आज 2 बीमारी सोबोरिक डर्मेटाइटिस और साइकोबर्बेरी ये कंप्लीट किए। कल अपन आर्टिकेरिया और वार्ड्स पढ़ेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो एक आध दो पूछ सकते हैं ना, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। सर इसमें लगाने के लिए क्रीम कौन कौन सी आएंगी? हाँ होम्योपैथिक में आएगी, इसमें जो एक्ने वल्गेरिस के लिए जो अपन ने दिए थे, मुहासे के लिए जो आती है मेडिसिन, वो ऑइंटमेंट और एक कैलेंडुला ऑइंटमेंट ये दे सकते हैं। और टैबलेट में क्या दे सकते हैं सर? सहल मंसूरी जी कुछ टैबलेट में क्या दे सकते हैं? बता दिए ना अपन ने, नहीं सर ये सब बता दिए। टैबलेट में बताया ना अपन ने, बेलाडोना, रस्टॉक्सिन मेडिसिन बताया ना अपन ने। सीबीसी टेस्ट में क्या पता पूछ रहे थे प्रेगनेंसी का, वो पूछ लीजिए, फिर इसके बाद अपन क्लास खत्म करेंगे। सीबीसी टेस्ट में डब्ल्यूबीसी की मात्रा और इओसिनोफिल की मात्रा पता लगती है। हाँ सर हमारी कजन है, उनको 3 प्रेगनेंसी है और 3.2 mm स्टोन प्रॉब्लम आई है सोनोग्राफी में, तो उससे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो आप ये तो बताइए कि वो स्टोन उसका गाल ब्लैडर में है कि किडनी में है? सर किडनी में आया हुआ है।
दोनों साइड किडनी में आया है। हाँ तो उसमें अभी होम्योपैथिक की जो बल्बेरिस आती है मेडिसिन किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए, बल्बेरिस उसका मदर टिंचर देना शुरू करें 10-10 बूंद हल्के गर्म पानी में 2 या 3 बार। बाकी अभी प्रेगनेंसी के समय कोई भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने से बचें। ठीक है, वैष्णवी क्या बोल रही है? और साथ साथ पानी भी ज्यादा पीना चाहिए सर उनको। पानी ज्यादा पीना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी पानी ज्यादा तो था मेरा, अगर परफ्यूम से एलर्जी हो किसी को। हाँ परफ्यूम से किसी को एलर्जी हो तो परफ्यूम लगाना बंद कर दे, और उसका जो है वो एलर्जिक ट्रीटमेंट जो चलता है एविल, डेकाड्रॉन, सिट्राजिन, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सर। बाकी सभी बीमारियों में जो परहेज है। हाँ हेलो सर। कोई पेशेंट आया था तो उसका बीपी है नॉर्मल। हाँ सर, उसका बीपी नॉर्मल है 120/80। तो वो पेशेंट को बीपी का गोली चालू भी नहीं है, और उसको लेफ्ट साइड में ऊपर का तरफ हैंड का शोल्डर का तरफ छाती में लेफ्ट साइड में दर्द हो रहे थे। तो जो पेशेंट का सर बीपी 120/80 है, तो उसको क्या हार्ट अटैक आ सकते क्या सर? हाँ, ब्लड प्रेशर का हार्ट अटैक से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं रहता, क्योंकि हार्ट का जो फंक्शन है, कार्डियक मसल है, कार्डियक एंजाइम्स हैं, वो एक अलग डिसफंक्शन हो सकता है उसका। कई बार हार्ट पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा मगर उसको प्रॉब्लम हार्ट में रहेगी। तो हार्ट और ये दोनों चीजें मिलती तो हैं, मगर उसका जरूरी नहीं रहता कि किसी हार्ट पेशेंट है। और जो प्रेशर है वो अलग चीज है, लिक्विड है, वो ब्लड प्रेशर का उससे कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं रहता। हार्ट की बीमारी अलग हो जाती है। हाँ सर, कहने का मतलब बीपी नॉर्मल रहने का वजह भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है। इसमें सभी स्किन डिसीज में हाँ, वो नस ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, इसकी वजह से हो। हाँ सर। हाँ, अभी हमारे बड़े डॉक्टर साहब गुप्ता जी ने बताया ना कि ब्लॉकेज की वजह से होता है कार्डियक प्रॉब्लम, वो हो सकता है। ये सभी जो स्किन डिसीज है इसमें बता दें कि खट्टी चीजों से, नमक से, और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है जैसे कि भट्टे हैं, बैगन है, इनसे परहेज रहेगा दोनों ही बीमारियों में। जब भी आप ट्रीटमेंट चालू करें तो पेशेंट को बता दें कि इमली की खटाई, अचार, टमाटर, ये चीजें खाना बंद करें, नमक की मात्रा बहुत ही कम लें, तभी इन सब दवाइयों से रिलीफ मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे वाट्स और अर्टिकारिया, ये दो बीमारी, पित्ती उछलना और मसे हो जाना। अभी आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो जाती है। गुड डे। थैंक यू सर।